हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइनर। आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू राइट अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल इन अ शॉर्ट टाइम। अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन्स ओपन हैं, तो आफ्टर क्लियरिंग योर एंट्रेंस टेस्ट या अगर आप नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड हो तो आप कई बार ऐसा होता है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एग्जम्प्टेड होते हो, पर आपको फिर भी रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। रिसर्च प्रपोजल का अपना एक वेटेज होता है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इज़ इट क्लियर? तो किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल लिखना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रिसर्च प्रपोजल लिखना चाहिए इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उन सभी लोगों के लिए है जो आगे जा करके पीएचडी में या फिर एमफिल में अप्लाई करना चाहते हैं एंड दे आर विलिंग टू राइट अ स्ट्रॉन्ग research proposal in a short time. So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे पीएचडी एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट, जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपको कुछ भी नहीं पता रिसर्च प्रपोजल के बारे में। सबसे पहले आपको रिसर्च प्रपोजल का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आगे जा करके आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना पाएंगे। तो रिसर्च प्रपोजल जो होता है ये कंसाइज एंड कोहेरेंट समरी होती है ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च। जो आगे जा करके आप अपनी पीएचडी में रिसर्च करने वाले हो उसकी एक कंसाइज एंड कोहेरेंट समरी होती है। इज इट क्लियर? यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर व्यू पॉइंट कि आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो। आगे जाकर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करनी है। इज इट क्लियर? तो रिसर्च प्रपोजल एक कंसाइज एंड कोहेरेंट समरी होती है ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च। आप अपने रिसर्च प्रपोजल में कुछ सेंट्रल इश्यूज या फिर कुछ क्वेश्चन सेट करते हो जिनको आप रिसर्च करके एड्रेस करना चाहते हो। इज इट क्लियर? जो भी क्वेश्चंस आपने लिखे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, आप उनके ऊपर रिसर्च करते हो एंड थ्रू योर रिसर्च यू आर गोइंग टू एड्रेस देम। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ रिसर्च प्रपोजल डेमोन्स्ट्रेट करता है ओरिजिनलिटी ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च। इज इट क्लियर? मतलब फ्यूचर में जो आप रिसर्च करने वाले हो उसके बारे में पूरी जानकारी आप देते हो अपनी यूनिवर्सिटी में। दैट इज नोन एज रिसर्च प्रपोजल। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो आपको इनकॉर्पोरेट करने ही हैं इन ऑर्डर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट, नंबर 1, दैट इज टाइटल। सबसे पहली चीज़ आपको अपना टाइटल डिसाइड करना है कि किस टॉपिक के ऊपर आप आगे जा करके रिसर्च करने वाले हो। इज इट क्लियर? इट विल बी योर टेंटेटिव टाइटल। और वो जो टाइटल है वो आगे जा करके रिवाइज भी किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जब गाइड अलॉट हो जाते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है उसको बहुत ज़्यादा रिसर्च के बारे में जानकारी तो नहीं होती है ना, वो अपने लेवल पे ही टाइटल चुनता है और आगे जा करके रिसर्च प्रपोजल लिखता है। तो देयर आर चांसेस कि आपके गाइड जो हैं वो आपके टाइटल को कुछ चेंज कर दें, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दें जिससे एक अच्छी रिसर्च हो सके। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट क्या है, देयर शुड बी अ टाइटल ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च। आफ्टर दैट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको 100 वर्ड्स में
ये चीज़ लिखनी है कि आप किस टॉपिक पे और कैसे रिसर्च करने वाले हो। इज इट क्लियर? सो एब्स्ट्रैक्ट इज अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ योर इंटेंडेड रिसर्च ऑफ नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। इज इट क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम सब जानते हैं, स्पेशली जब हम रिसर्च पेपर बना रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में हम सब कुछ लिखते हैं। इज इट क्लियर? कौन सी प्रॉब्लम एड्रेस करने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं कि किस तरीके से हम उसको एड्रेस करेंगे, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, व्हाट विल बी द प्रपोज्ड कंक्लूजन, है ना, और बहुत सारी चीज़ें। इज इट क्लियर? तो इन दी सेम वे एब्स्ट्रैक्ट में एक समरी होती है, जिससे जो भी इंटरव्यूअर पैनल बैठा है वो आपसे क्वेश्चंस कर सके ऑन द बेसिस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट एक समरी होती है आपकी पूरे रिसर्च प्रपोजल की शॉर्ट में, जिसको पढ़ करके ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आप किसके ऊपर और कैसे अपना रिसर्च करने वाले हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में हम ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं अपने एरिया ऑफ रिसर्च का। ये हमको बताता है बैकग्राउंड जिसके ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं। और रिसर्च कॉन्टेक्स्ट लिखा क्यों जाता है? रिसर्च कॉन्टेक्स्ट इसलिए लिखा जाता है जिससे एक फेमिलैरिटी हो जाए आपके फील्ड की, उसको जो आपका रिसर्च प्रपोजल पढ़ रहा है। इज इट क्लियर? So this is the third point, that is research context. Next is research questions. ये बहुत important section होता है एक strong research proposal का। research questions में हम वो सब questions लिखते हैं जिसको हम research करके answer करना चाहते हैं। Is it clear? Research questions should be specific, it should not be too broad, जिससे हमें research करने में problem जाए, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें जब आपको कवर करनी पड़ेंगी तो आपका रिसर्च टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और उसमें बहुत रिसोर्सेज भी आपको लगेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट रिसर्च। तो हर एक चीज़ आपको देखनी है और उसके बाद ही आपको अपने रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। इज इट क्लियर? सो फोर्थ पॉइंट ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल विल बी रिसर्च क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज रिसर्च मेथड्स। अब सिर्फ क्वेश्चंस लिख देने से काम नहीं चलेगा, आपको मेथड्स भी लिखने हैं, किस तरीके से आप मेथड्स को यूज़ करके उन रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने वाले हो। इज इट क्लियर? अब रिसर्च मेथड्स बहुत से होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स भी होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स भी होते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च कि कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है। अगर आपको प्राइमरी डाटा की ज़रूरत है तो इन दैट केस यू कैन यूज़ सर्वे मेथड विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड। इज इट क्लियर? आप क्वेश्चनर्स वगैरह फ्रेम कर सकते हो, है ना, रिस्पॉन्डेंट्स से रिस्पॉन्सेज ले सकते हो, फिर आप प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर सकते हो। यू कैन टेक इंटरव्यूज़ एज वेल। अगर आप इंटरव्यू लेने का सोच रहे हो तो आप प्लान करोगे कि किस तरीके से इंटरव्यू लेना है, हु विल यू इंटरव्यू, हाउ मेनी इंटरव्यूज़ विल यू कंडक्ट, विल देयर बी एनी प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके रिसर्च मेथड्स में आ जाएंगे। ठीक है, मेथड्स विल हेल्प यू टू आंसर रिसर्च क्वेश्चंस। So this will be the fifth point of your research proposal. Next is significance of research. आपकी रिसर्च कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी ओरिजिनल है, किस तरीके से आपकी रिसर्च ऐड ऑन करेगी करंट स्टेट ऑफ नॉलेज में। ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च में। ठीक है, क्योंकि आपकी जो रिसर्च है इट शुड बी रेलेवेंट, तभी आगे जा कर के उसका कुछ महत्व होगा, तभी आगे जा कर के सोसाइटी के लिए वो हेल्पफुल कहलाएगी। ठीक है, तो आपको रिसर्च मेथड्स के बाद लिखना है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। एंड द लास्ट पॉइंट इज बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी में आप मेंशन करते हो वो सब चीज़ें जो आपने रेफर की हैं वाइल राइटिंग योर रिसर्च प्रपोजल। इज इट क्लियर? आप क्रेडिट्स देते हो बिब्लियोग्राफी में जो भी चीज़ें आपने रेफर की हैं रिसर्च प्रपोजल लिखते वक्त। इज इट क्लियर? अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अपना एक फॉर्मेट भी देती हैं रिसर्च प्रपोजल का, और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। ठीक है, जैसे कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो DU जो है उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल जो है आपको लिखना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेट दैट इज़ बीन प्रोवाइडेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। इज़ इट क्लियर? तो मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बता दिया है जो आपको मदद करेगा एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल लिखने में इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। इज़ इट क्लियर? सो दिस वाज द एंटायर वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल लिखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स आपको इनकॉर्पोरेट करने चाहिए अपने रिसर्च प्रपोजल में इन ऑर्डर टू मेक इट स्ट्रॉन्ग इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए।
जिससे इसी मोटिवेशन के साथ हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम उसको कंसीडर करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी रिसर्च प्रपोजल के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।